Hello, welcome back guys in this new video lecture नंबर 07। और आज हम पढ़ेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। और उसके बाद हम विसरण के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं राउल्ट का नियम, और उस पर हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। मैंने आपको बताया कि राउल्ट का नियम क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, और आखिर राउल्ट का नियम दिया क्यों गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर देखा होगा। नहीं देखा है तो आप उसे देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो कैसे हैं आप सब। माय नेम इज जीतू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन केम सेंटर। सो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल लेक्चर को। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब अर्ध पारगम्य झिल्लियाँ। ठीक है, तो अर्ध पारगम्य झिल्लियाँ क्या हैं, वही हमें आज पढ़ना है। तो जो अर्ध पारगम्य झिल्लियाँ होती हैं वो और कुछ नहीं होती हैं, बस यही होता है कि ऐसी झिल्लियाँ जो क्या करेंगी, अपने में से विलायक के अणुओं को तो आर पार आने जाने देती हैं। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, विलायक के अणुओं को उसमें रखें, मान लो हमारे पास कोई शुद्ध विलायक है, अगर उसमें वो पन्नी रख दें, जो वो झिल्ली रख दें, तो क्या होंगे, जो विलायक के अणु है उसको आर पार करके निकल जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो विलेय के अणु हैं उन्हें वो आर पार आने जाने नहीं देती। उन्हीं झिल्लियों को हम क्या कहते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्लियाँ। ठीक है, क्या कहते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्लियाँ। कैसे लिखेंगे इसे, देखो ये लिखा, वे झिल्लियाँ जो अपने में से केवल और केवल विलायक के अणुओं को, ठीक है, वे झिल्लियां जो अपने में से केवल विलायक के अणुओं को आर पार आने जाने देती हैं, अर्ध पारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। ठीक है, उन झिल्लियों में से केवल विलायक के अणु आर पार हो सकते हैं और विलेय के अणु आर पार नहीं हो सकते। देखो लिखा है, ये झिल्लियां विलेय के अणुओं को आर पार आने जाने नहीं देती। केवल किसके अणु आर पार जा सकते हैं, विलायक के। जो विलेय के अणु हैं उन्हें ये आर पार जाने नहीं देगी। इन्हीं झिल्लियों को हम क्या बोलते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्लियां। उदाहरण देखो कौन कौन से उदाहरण हैं अर्ध पारगम्य झिल्लियों के। पहला उदाहरण है हमारा जंतु झिल्लियां। जो भी जंतुओं में झिल्लियां पाई जाती हैं वो क्या होती हैं, अर्ध पारगम्य झिल्लियां होती है, लेकिन वो पूरी तरह से अर्ध पारगम्य नहीं होती। देखो जंतुओं में कौन कौन, जैसे बकरे का ब्लेडर या आशय जिसे बोलते हैं, ब्लड जहाँ रहता है, तो जो बकरे का आशय होता है वो क्या है, उसमें जो झिल्ली पाई जाती है वो कैसी होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। दूसरा अंडे की झिल्ली, जो अंडा होता है, अंडा के ऊपर जो परत होती है उसका सेल होता है, वहां पे भी एक झिल्ली होती है, पतली झिल्ली होती है, जब अंडे को उबालो तो निकलती है। ठीक है, तो वो झिल्ली भी कैसी होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। तीसरा है कोशिका झिल्ली, जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली होती है उसके ऊपर, तो वैसी झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, वो भी कैसी होती है, हमारी सेमी परमेबल, मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली। उस झिल्ली में से भी केवल हमारे विलायक के अणु पार आर पार हो सकते हैं और विलेय के अणु आर पार नहीं हो सकते हैं। अगला है हमारा कापर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। किसकी, कापर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। ये भी क्या होती है, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। इसका फार्मूला ये होता है Cu2Fe(Cn) का होल 6। ठीक है, यही हमारी होती है कापर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। जो कापर फेरोसाइनाइड की जो झिल्ली होती है वो पूरी तरह से अर्ध पारगम्य है। ये जो झिल्लियां हैं वो अर्ध पारगम्य तो हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। लेकिन ऐसा देखा गया है, जो कापर फेरोसाइनाइड की जो झिल्ली होती है वो पूरी तरीके से क्या होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। तो यही था अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आप एग्जाम में आसानी से लिख पाएंगे। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली 60 नोट में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, 60 नोट में ये जरूर पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है। इसके उदाहरण ऐसे आएगा, पूरा क्वेश्चन ऐसे आता है, अर्ध पारगम्य झिल्लियां क्या होती हैं, इन्हें उदाहरण सहित समझाइए। तो आप क्या लिखेंगे, वे सभी झिल्लियां जो अपने में से केवल विलायक के अणुओं को आर पार आने जाने देती हैं, विलेय के अणुओं को आर पार आने जाने नहीं देती हैं, क्या कहलाती है, अर्ध पारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। उदाहरण में आप लिख देंगे जंतु झिल्लियां, जैसे बकरे का आशय। दूसरा लिख देंगे अंडे की झिल्ली। तीसरा कोशिका की झिल्ली। नंबर 4 कौन सी लिख देंगे, कापर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। अगर आपसे पूछे कि 100% जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जो 100% अर्ध पारगम्य झिल्ली है, वो कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, कापर फेरोसाइनाइड। ठीक है, क्या बताएंगे, कापर फेरोसाइनाइड। तो क्लियर हो गया ना कि अर्ध पारगम्य झिल्लियां क्या होती हैं,
बोलेंगे सभी लोग क्या होते हैं अर्धपारगम में झिल्लियां? वे सभी झिल्लियां जो अपने में से क्या करेंगी, केवल और केवल विलायक के अणुओं को आर पार आने जाने देंगी और विलेय के अणुओं को आर पार आने जाने नहीं देंगी। क्या कहलाएंगे? अर्धपारगम में झिल्लियां कहलाती हैं। समझेंगे कैसे ये बात? देखो जैसे मान लो हमारे पास एक कोई विलयन है, ठीक है, एक हमारे पास कोई बर्तन है, उसमें हमने एक विलयन भर दिया है, ठीक है, तो उस बर्तन के दो हिस्से हैं। उस बर्तन के जैसे इधर मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। मान लो ये हमारे पास एक बर्तन है, क्या है? एक बर्तन है। इस बर्तन के दो हिस्से हैं, ठीक है, एक ये हिस्सा एक ये हिस्सा। ये यहाँ पे झिल्ली लगी हुई है, क्या लगी है? अर्धपारगम में झिल्ली लगी। क्या लगी है? अर्धपारगम में झिल्ली। ये वाली जो ये दिखाई पड़ रही है आपको बाउंड्री, ये क्या है? अर्धपारगम में झिल्ली। इधर हमने भर दिया है विलयन। क्या भर दिया है? विलयन। मतलब मान लो इधर हमने भर दिया है शरबत। क्या भर दिया है? शरबत। और शरबत में क्या क्या होता है? चीनी होगी और प्लस वाटर होगा। तो इधर हमने वाटर और चीनी मिला के क्या भर दिया? शरबत। और इधर मैंने क्या भरा है? केवल भर दिया मैंने। केवल और केवल मैंने क्या भर दिया है? इधर मैंने भर दिया है केवल और केवल वाटर। क्या भर दिया है? केवल और केवल क्या भर दिया मैंने? वाटर। तो होगा कुछ यूं, ये जो वाटर के अणु है इधर, ठीक है, क्या होगा? जो वाटर के अणु है इधर वो धीरे धीरे क्या करेंगे? ये मान लो ये वाला वाटर का अणु है, ये वाटर का अणु इस झिल्ली से होकर इधर आ जाएगा, इसमें, इस वाले कंटेनर। ऐसे ही ये वाला भी वाटर का अणु इधर आने लगेगा, ये वाला भी वाटर का अणु इधर आने लगेगा, ये वाला भी अणु वाटर के इधर आने लगा। किसकी वजह से आ रहा है? परासरण की वजह से। और ये झिल्ली क्या कर रही है? अपने में से जो विलायक के अणु है उन्हें आर पार आने जाने दे रही है। तो इस झिल्ली, ये जो झिल्ली लगी थी बीच में, वो क्या कर रही है? कह रही आओ, ठीक है, वो झिल्ली कह रही है कि आओ मेरे अंदर से निकल जाओ, ठीक है। तो ये जो झिल्ली है विलायक के अणुओं को नहीं रोक रही है, ठीक है। और जबकि इधर क्या है? विलेय भी होगा चीनी। मान लो ये चीनी के अणु है इधर, और ये चीनी के अणु भी इधर जाना चाहते हैं। ये चीनी के अणु सोच रहे हैं कि हम इधर जाएं, ये चीनी के अणु सोच रहे हैं कि जो खाली विलायक है, पानी भरा है, जो शुद्ध जल है इधर, हम उधर जाएंगे। लेकिन ये क्या कर रहे? झिल्ली चीनी के अणुओं को रोके रख रही है, कह रहे तुम्हें हम नहीं जाने देंगे, हम केवल विलायक के अणुओं को ही इधर जाने देंगे। और चीनी से कह रही है कि चीनी के अणु तुम्हें हम नहीं जाने देंगे इधर, केवल हम विलायक के अणुओं को ही अपने में से आर पार निकलवाएंगे, आपको हम इधर जाने नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इस झिल्ली का काम होता है। इस झिल्ली का क्या काम होता है? कि ये केवल अपने में से विलायक के अणुओं को ही आर पार जाने देती है, ठीक है। अब एक बात समझेंगे कि ये आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये जो विलायक के अणु है इधर क्यों आएंगे? किस लिए आ रहे हैं भाई? कोई तो रीजन होगा कि विलायक के अणु इधर क्यों आ रहे हैं विलयन की तरफ। तो ये आते हैं परासरण की वजह से, और परासरण हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये किसकी वजह से आ रहे हैं? जो विलायक के अणु हैं वो इधर आ रहे हैं, किसकी वजह से? परासरण की वजह से। और जो विलेय के अणु इधर आना चाहते हैं वो आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि झिल्ली उन्हें आने ही नहीं दे रही है। जो विलेय के अणु है इधर आना चाहते हैं, विलेय के भी अणु, तो ये जो चीनी के अणु है वो भी इधर आना चाहते हैं, लेकिन वो जो झिल्ली लगी है बीच में वो रोक लेती है उनको। तो आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। तो ये क्यों आना चाहते हैं? ये आना चाहते हैं विसरण की वजह से। किसकी वजह से? विसरण की वजह से। और यही टॉपिक हम अभी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विसरण। विसरण क्या होता है, ठीक है। विसरण पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे परासरण। दोनों टॉपिक हमें पढ़नी है, परासरण क्या होता है और विसरण क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट करो, फिर हम पढ़ते हैं विसरण पे। अपनी नेक्स्ट हेडिंग पे मूव करेंगे, मिश्रण पे, मिश्रण नहीं सॉरी विसरण पे। किस पे मूव करेंगे? विसरण पे। चलो नोट करो इसे। चलो हाँ, तो हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पे। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे सभी लोग। नेक्स्ट हेडिंग लगाए विसरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विसरण जिसे बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन या विसरण, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी। 60 नोट आपको लर्न करने हैं अच्छे से। तो विसरण क्या होता है पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। तो विसरण होता क्या है? देखो, जैसे हमें पता है कि अगर हमारे पास एक ग्लास, आधा ग्लास हमारे पास क्या है? वाटर है। आधे ग्लास में हमारे पास क्या है? वाटर है। और इस आधे ग्लास में हमारे पास चीनी और वाटर से मिला हुआ क्या है? शरबत है। इस आधे ग्लास में वाटर है और इस आधे ग्लास में क्या है? शरबत बना है, किसका? चीनी का, ठीक है। अगर मान लो ये चीनी वाला आधा ग्लास जो शरबत है वो हम वाटर वाले आधे ग्लास शरबत में डाल दें, ठीक है। तो हमने क्या किया? इसमें जिस ग्लास में हमारे पास आधे ग्लास शरबत था वो हमने किस में डाल दिया? आधे ग्लास जिसमें पानी था उस ग्लास में हमने डाल दिया।
तो अब ये 1 गिलास बन जाएगा पूरा। तो ये जो 1 गिलास ये हो गया है, ये क्या होगा? क्या ये विलेय होगा? क्या यह विलायक होगा कि या विलयन होगा? तो क्या कहेंगे इसे? तो ये भी क्या बन जाएगा? अपने आप में क्या बन जाएगा? एक विलयन बन जाएगा। मतलब जो पानी था वो भी अब क्या बन गया? शरबत, क्योंकि हमने उसमें क्या डाल दिया था? शरबत। और ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है आपका विसरण की वजह से। समझ गए? ठीक है, तो विसरण होता क्या है? विसरण में क्या हुआ? हमारे पास ये शरबत था, हमने इसे पानी में डाल दिया, तो इसने, इस शरबत ने उसे भी क्या कर दिया? शरबत ही बना दिया। इसका मतलब क्या है कि जो इस विलयन में विलेय के कण उपस्थित थे, विलेय मतलब चीनी के कण उपस्थित थे, वो किसमें चले गए? उस शुद्ध विलायक में चले गए। मतलब क्या है? विसरण क्या होता है? विलेय के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः ही प्रवाह क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ठीक है, स्वतः ही प्रवाह क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। हमें नहीं प्रवाह कराना पड़ता है, बस हमें विलयनों को पास पास रखना पड़ता है। और क्या होता है? उनके बीच में कोई बाउंड्री ना हो, ऐसी कंडीशन में रखना पड़ता है। तो अपने आप ही विलेय के कण अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की तरफ चले जाते हैं। जैसे हमने उस आधे ग्लास में जिसमें प्योर सॉल्वेंट था, जिसमें केवल पानी था, और जिसमें आधे ग्लास में हमारे पास विलयन था चीनी का, हमने जब डाला तो ऐसा तो है नहीं कि जो चीनी वाला शरबत है वो ऊपर रहेगा आधे ग्लास में और आधे ग्लास में केवल पानी रहेगा। तो वो तो बराबर मीठा हो जाएगा ना, जितना वो मीठा होगा उतना नीचे वाला मीठा होगा। इसका मतलब क्या है? जो विलेय के जो चीनी के कण थे वो पूरे में क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे, उस विलायक में चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है? विलेय के जो कण है, चीनी के कण है, वो क्या हो रहा है? उनका प्रवाह हो रहा है किधर? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। इसे हम लिखेंगे किस तरीके से? देखो आओ लिखते हैं हम। तो क्या लिखेंगे? विलेय के अणुओं का, विलेय के अणुओं का, विलेय तो आप लोग जानते हैं क्या होता है? जो विलयन में घुला होता है। विलेय के अणुओं का अधिक सांद्रता से, अधिक सांद्रता वाले विलयन से, अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन, कम सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः ही, स्वतः माने अपने आप, स्वतः ही प्रवाह, स्वतः ही प्रवाह विसरण कहलाता है। विसरण कहलाता है। स्वतः ही प्रवाह क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ठीक है, तो विलेय के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गई विसरण की डिफिनीशन। ठीक है, तो देखो उदाहरण क्या होता है विसरण का? उदाहरण, उदाहरण, यदि हम किसी विलयन को, किसी विलयन को हम लिख देंगे, यदि हम किसी विलयन को शुद्ध विलायक में डालते हैं, शुद्ध विलायक में डालते हैं तो वो भी विलयन बन जाता है, वो भी विलयन बन जाता है, विलयन बन जाता है। ये हो गया इसका उदाहरण। ठीक है, ये हो गया इसका उदाहरण, नोट करो इसे। ठीक है, तो क्या होता है विसरण? विलेय के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः ही प्रवाह क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। और उदाहरण में आप लिख सकते हैं, यदि हम किसी विलयन को शुद्ध विलायक में डालते हैं तो वो भी क्या, जो विलायक है वो भी क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। किसकी वजह से ये बन जाता है? किसकी वजह से बन जाता है? विसरण की वजह से। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। देखेंगे कैसे, समझ लो विसरण का एक, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई बर्तन है, कंटेनर है कोई, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे एक चीज, रुक जाओ,
जाओ, यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे पहले, इसको बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेंगे। विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत नहीं होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें हमें अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या नहीं यूज करते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं यूज करते, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो अब हमने क्या किया, ठीक है। ये हमारे पास एक बर्तन था पहले, इसमें मान लो हमारे पास भरा है विलयन। क्या भरा है? विलयन। क्या भरा है? विलयन, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा कोई कंटेनर है, इसमें हमारे पास आधे गिलास भरा है शुद्ध विलायक। क्या भरा है? विलायक। या आप समझ लो जल भरा है। क्या भरा है? विलायक, ठीक है। हमने क्या किया, आगे देखो हम क्या करते हैं। ये जो कंटेनर था इसको हमने ऐसे भर दिया, ये पूरा भर गया है, ठीक है। ये भर गया, क्या हुआ, यहां से हमने क्या किया, ये जो ग्लास था उसको ऐसे पलट दिया। ये जो ग्लास था इससे हमने वाटर धीरे धीरे नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो ग्लास था विलायक वाला, ये समझ लो, ये जो विलयन था हमने विलायक में डाल दिया। ये क्या था? विलायक वाला बर्तन था। और ये वाला कौन सा था? विलयन वाला। कौन सा था? विलयन। कोई किसी में भी डाल सकते हो आप, वो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक हमारे पास विलयन वाला बर्तन था, एक विलायक वाला बर्तन था। हमने क्या किया, ये विलयन वाला बर्तन उठा के और विलायक वाले बर्तन में डाल दिया। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, मान लो ये वाला जो हो, ये जो विलयन है यहाँ पर एकत्रित हो गया, ठीक है। तो इस जो विलयन में जो उपस्थित होंगे कण विलय के, वो क्या होंगे, इधर उधर गति करने लगेंगे और किधर भागने लगेंगे, जो पहले से शुद्ध विलायक था। ये किसके कण है, हम लिख लेंगे यहाँ पे विलय के, इसके विलय के कण। और किधर से किधर जा रहे हैं, क्योंकि विलयन की सांद्रता अधिक है और विलायक की सांद्रता बहुत कम है, तो अधिक सांद्रता से किधर जा रहे हैं, कम सांद्रता की ओर क्या जा रहे हैं, विलय के कण। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। समझ गए ये बात, ठीक है। तो यही बात है, ये क्या है, परासरण। तो ये चित्र अगर आप बनाना चाहो तो बना भी सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे, ये क्या है, विलयन है। और ये जो कण है, ये किसके कण है, जो इधर गति कर रहे हैं, ये किसके कण है, विलय के कण। वो तो लिखा तो है, ठीक है, किसके कण है, विलय के कण है। और ये जो नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, शुद्ध विलायक। क्या है, शुद्ध विलायक, ठीक है। तो आपको ये चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं, वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और चित्र बना भी नहीं मिलेगा आपको बुक में कहीं भी। तो आपको बस एक चीज सिंपल बस ऐसे ध्यान रखना है, और चुटकियों में अपने एग्जाम में आराम से आप लिख पाएंगे। क्या लिख पाएंगे, आपको बस क्या ध्यान रखना है, इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो विसरण होता है उसमें क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ क्या होता है, विलय के अणुओं का प्रवाह होता है। उसी घटना को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। और यह प्रवाह अपने आप होता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो विसरण में होता है वो अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग नहीं होता है। विसरण में कहीं भी अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये हो गया हमारा विसरण। समझ में आया सभी को विसरण? समझ में आया ना? चलो नोट करो इसे, विसरण को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो, नोट करो। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम मूव करेंगे परासरण पे। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे परासरण। विसरण हम पढ़ चुके हैं और ये परासरण अब पढ़ेंगे। परासरण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हर बार पूछा जाता है साइड नोट पे परासरण की। परासरण क्या होता है, उदाहरण से ही समझाइए, परासरण की परिभाषा दीजिए, परासरण को समझाइए, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन आते हैं परासरण से रिलेटेड, मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि परासरण होता क्या है, उसके बाद चलेंगे अपनी डिफिनीशन पे, ठीक है। तो परासरण क्या होता है, हमने अभी विसरण पढ़ा है। विसरण में हमने क्या पढ़ा है,
उसी से हम रिलेट करेंगे। विसरण का उल्टा ही होता है परासरण, कह सकते हैं कि उल्टा होता है, ऐसे कह सकते हैं। जैसे हम विसरण में हमने क्या कहा, विसरण में हमने कहा कि जो विलेय के कण होंगे, जो विलेय के अणुओं का सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर स्वतः ही प्रवाह क्या कहलाता है, विसरण। और परासरण में क्या होगा, विलेय के अणु नहीं, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता मतलब तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ स्वतः ही प्रवाह क्या कहलाएगा, परासरण कहलाएगा। लेकिन किसके द्वारा, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली भी बीच में लगी होगी। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के अणुओं का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः ही प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। उसमें विसरण में क्या होता था, विलेय के कण होते थे, प्रवाहित होते थे, ठीक है, किधर से किधर, सांद्र विलयन से तनु विलयन में। इसमें क्या होगा, विलायक के अणु इधर से उधर होंगे, वो भी किसमें से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर, किधर से किधर, तनु से सांद्र की तरफ। उधर क्या होता था, सांद्र से तनु की तरफ, इधर क्या हो रहा है, तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ, ठीक है। उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं लगती थी, किसमें, विसरण में, और परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली लगती है। तो देखते हैं डिफिनीशन अपनी क्या लिखा है, कैसे लिख के आएंगे बोर्ड एग्जाम में। और आपको ये लर्न जरूर करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम। जो भी एग्जाम आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर जगह इंपॉर्टेंट है। अगर आपने विलयन पार्ट पढ़ रहे हो तो विलयन में अगर आपने परासरण नहीं सीखा तो फिर क्या सीखा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परासरण। उसके बाद हम पढ़ेंगे परासरण दाब, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि हमारी सेकेंड अणुसंख्यक गुणधर्म है। हमने पहला अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ लिया, कौन सा, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा हम स्टार्ट करेंगे परासरण दाब, क्योंकि परासरण दाब हमें पढ़ना था, लेकिन परासरण दाब के लिए हमें कुछ चीजों का पता होना चाहिए, जैसे अर्धपारगम्य झिल्ली, विसरण क्या होता है, परासरण क्या होता है। परासरण हम जानेंगे तभी तो परासरण दाब जान पाएंगे। इसलिए हमने क्या, पहले अर्धपारगम्य झिल्ली पढ़ ली है, विसरण भी पढ़ लिया है, अब परासरण पढ़ने जा रहे हैं। चलो देखो परासरण क्या होता है। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तनु विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन से सांद्र विलयन की ओर, मतलब अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ स्वतः ही प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। बस एक चीज ध्यान रखना, जो इसमें किसके अणु प्रवाहित होंगे, विलायक के अणु, और वो भी किसकी, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर। वहां क्या होता था, सांद्र विलयन से तनु विलयन की तरफ विलेय के कण होते थे, यहाँ विलायक के कण जाएंगे तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ, वो भी किसकी, अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में। यही चीज आपको ध्यान रखनी। तो क्या लिखेंगे, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः ही प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है, ठीक है। परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रयोग होता है, जबकि विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रयोग नहीं होता था। उदाहरण क्या है, देखो परासरण के, आपने देखा होगा अक्सर, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फेमस क्वेश्चन, दो फेमस क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, और आपको ये याद भी रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन है जो परासरण से पूछे जाते हैं, ठीक है। जो हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो छिलका उतरा हुआ अंडा होता है, अगर हम अंडे का छिलका उतार दें, उसको हम पानी में डालते हैं तो वो फूल जाता है, अगर उसी को हम नमक के विलयन में डाल दें तो वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। ये किसके कारण होता है, ये किसके कारण होता है, परासरण के कारण। इसी प्रकार हमारे शरीर है जो कोशिकाओं से मिलकर बनाया, अगर हम कोशिका को वाटर में डाल देंगे तो कोशिका फूल जाएगी, लेकिन अगर उसी कोशिका को हम नमक के विलयन में डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ये भी किसके कारण होता है, परासरण के कारण होता है। आइए समझते हैं कि कैसे होता है परासरण के कारण, ठीक है। चलो देखो समझो, अगर मान लो हमने अंडे की ऊपर का परत जो है वो उतार दी, अंडे का छिलका उतार दिया, और उसको किसमें डाल दिया हमने, डाल दिया वाटर में, तो क्या हो जाएगा, अंडा जो होगा, अंडा के अंदर जो भी अंडे के अंदर होगा बहुत सी चीजें होती है, प्रोटीन, और तो अंडे के अंदर भी क्या होगा, एक विलयन होगा ना, अंडे के अंदर भी क्या होगा, एक विलयन होता है, अंडे के अंदर भी तो कुछ द्रव होता है, तो उसके अंदर एक विलयन होगा। और बाहर हमारे पास किसमें हमने डाला है, विलायक में, मतलब केवल जल में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो मान लो ये हमारे पास क्या रखा है, शुद्ध विलायक, क्या रखा है, शुद्ध विलायक, या समझ लो ये हमारे पास जल रखा है, क्या रखा है, जल, ठीक है। हमने इसमें अंडा डाल दिया, क्या डाल दिया, ये डाल दिया अंडा, ठीक है, क्या डाला, अंडा, एग, ये क्या है, एग, एग है, ठीक है। इस एग के अंदर भी मान लो ये एग के अंदर द्रव भरा है, इसके एग के अंदर, ये एग के अंदर का द्रव है, किसके, एग के अंदर का, जो अंडे के अंदर द्रव होगा ये वाला, ये है,
ठीक है। और ये क्या है, हमारा जल है, जल में ये अंडा हमने डाल दिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। तो जो अंडे के अंदर का जो विलयन होगा, अंडे के अंदर जो द्रव है उसमें भी कई चीजें मिली होगी ना, तो वो भी क्या है, एक विलयन है, ठीक है। तो जो अंडे के अंदर का विलयन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, बहुत ही सांद्र होगा, ठीक है। किसकी अपेक्षा में, इस जो पानी, क्योंकि पानी में तो कुछ नहीं मिला, पानी में तो केवल वाटर ही है, विलायक है। और जो अंडा है, अंडे के अंदर 2-4 चीजें क्या होंगी, मिली होंगी। तो इसका मतलब जो अंडे के अंदर द्रव भरा होगा उसकी सांद्रता क्या होगी, अधिक, और जो हमारे पास ये वाटर रखा है इस बर्तन में, उसकी सांद्रता क्या है, कम। तो क्या होने लगेगा, ये जो वाटर है, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो अंडे के अंदर जो विलयन है वो क्या होगा, सांद्र होगा। और जो बाहर हमारा केवल वाटर है ना, वाटर में कुछ घुला ही नहीं, तो ये बहुत तन होगा। तो ये क्या होने लगेगा, जो वाटर के कण है, जो वो तनु विलयन, वाटर कहाँ तनु है यहाँ पे, तो जो वाटर के कण है वो कहाँ जाने लगे, अंडे में। तो ये वाटर के जो अणु है वो अंडे में धीरे धीरे जाने लगे। किसके अणु ये जा रहे हैं, ये वाटर के, किसके, वाटर मालिक के, वाटर के जो अणु है वो कहाँ जाने लगे, अंडे में। अब ये जो वाटर है वो कहाँ जा रहा है, अंडे में जाने लगा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि वाटर क्या है, तनु है, वाटर क्या है, तनु। और जो अंडे के अंदर का विलयन है वो कैसा है, सांद्र। तो तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ क्या हो रहा है, प्रवाह, किसका, विलायक, यही तो विलायक है, वाटर क्या है, विलायक। तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के अणुओं का स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण। अब आप कहोगे अर्धपारगम्य झिल्ली कहाँ है इसमें, तो अर्धपारगम्य झिल्ली आपको पता है कि अंडे में पाई जाती है, तो मैंने आपको लिखाया भी था अर्धपारगम्य झिल्ली। तो इसमें क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली भी होगी, और क्या हो रहा है, विलायक के अणु कहाँ जा रहे हैं, अंडे में जा भी रहे हैं। तो इसी के कारण क्या होता है, अंडा फूल जाता है, ठीक है। किसी के कारण क्या हो जाता है, अंडा फूल जाता है, जब हम उसको किस में रखते हैं, वाटर में रखते हैं। यही दूसरी कंडीशन कि अगर हम उसको नमक के विलयन में रखते हैं तो वो सिकुड़ क्यों जाता है। तो देखो मान लो ये अब कि हमने किसका विलयन बना लिया, नमक का, किसका, नमक का विलयन। ये हमारे पास क्या भरा है, NaCl का विलयन, क्या है, NaCl विलयन। अब मान लो हम इसमें अंडा डाल रहे हैं, वही अंडा हमने इसमें डाल दिया, तो ये अंडे के अंदर का द्रव है, ठीक है। किसके अंदर का द्रव है, अंडे के अंदर का द्रव। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि हमने NaCl के विलयन में क्या डाल दिया, अंडा। तो NaCl का जो विलयन है उसकी सांद्रता अधिक होगी अब, ठीक है। अब किसकी सांद्रता अधिक होगी, जो NaCl का जो विलयन है ये वाला हो जाएगा हमारा सांद्र, और जो अंडे के अंदर जो द्रव है उसके अंदर जो विलयन है वो हो जाएगा तन। तो अब क्या होने लगेगा, क्योंकि हमें पता है विलायक के अणुओं का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है, तनु से सांद्र की तरफ। तो अब क्या होने लगेगा, ये जो विलायक के अंदर जो पानी, जो अंडे के अंदर जो पानी होगा, पानी के अणु वो धीरे धीरे कहाँ आने लगेंगे, बाहर। ये अणु कहाँ आने लगेंगे, बाहर, इस बर्तन में आने लगेंगे, धीरे धीरे कहाँ आने लगेंगे, बाहर आने लगेंगे। ये किसके कण बाहर आ रहे हैं, विलायक के, विलायक मतलब पानी के कण, ठीक है, विलायक के कण। तो जो अंडे से पानी क्या होने लगेगा, धीरे धीरे बाहर आने लगेगा। क्यों बाहर आ रहा है, क्योंकि जो बाहर हमारा विलयन है NaCl का वो सांद्र है, और जो अंडे के अंदर का विलयन है वो है तनु। इसी के कारण तनु विलयन से जो कण होंगे विलायक के पानी के, वो बाहर आने लगेंगे सांद्र विलयन में। तो अंडे से पानी बाहर आने लगेगा। जब अंडे से पानी बाहर आएगा तो अंडा तो अपने आप से पीछे खींच जाएगा, सिकुड़ जाता है। इसी कारण क्या होता है, अंडा सिकुड़ जाता है। तो आपको कंफर्म हो गया हो ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि छिलका उतरे हुए अंडे को अगर हम पानी में डालते हैं तो वो क्यों फूल जाता है, और जबकि उसे हम नमक के विलयन में डालते हैं तो वो क्यों सिकुड़ जाता है। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप लिख दोगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे देखने आपको बता दिया। और ये होता किसके कारण है, ये होता है परासरण के कारण, ठीक है, परासरण के कारण होता है। देखो देखो ये लिखा उदाहरण में, छिलका उतरे अंडे को जल में डालने पर वो फूल जाता है, लेकिन नमक के विलयन में डालने पर वो सिकुड़ जाता है। कैसे क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम कोशिका को भी जल में डालेंगे तो वो फूल जाएगी, लेकिन नमक के विलयन में डालने पर वो भी क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। सेम पोजीशन, ठीक है, जो सेम कंडीशन थी इसी के साथ भी सेम कंडीशन लगेगी। क्या करेंगे, अगर हम कोशिका को डालेंगे पानी में तो क्या होगा, जो पानी होगा वो कोशिका में धीरे धीरे जाने लगेगा। क्यों जाने लगेगा, जो कोशिका के अंदर का द्रव है, कोशिका द्रव, वो क्या होगा, वो अधिक सांद्रता पर होगा, और जो हमारा वाटर है वो कम सांद्रता पर होगा। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ क्या होने लगेगा, पानी का
प्रवाह होने लगेगा। मतलब जो पानी हमारा है वो बर्तन से होकर, जो बर्तन में पानी हमारा है वो किस में जाने लगेगा, कोशिका में। अब जब पानी कोशिका में जाएगा तो कोशिका तो फूल ही जाएगी। अगर उसी कंडीशन को अगर हम रिवर्स करेंगे, मतलब जो हमारी कोशिका है उसको हम NaCl के विलयन में डाल देंगे, किसमें, नमक के विलयन में डालेंगे, तो अब हमारा नमक का विलयन सांद्र हो जाएगा और जो कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य है वो कैसा हो जाएगा, तनु। तो इसका मतलब क्या है, अब कोशिका के अंदर से पानी कहाँ आने लगेगा, बाहर आने लगेगा। तो जब बाहर आएगा तो कोशिका तो पिचक ही जाएगी। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, परासरण के कारण। किसके कारण हो रहा है, परासरण के कारण। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि परासरण कितना इंपॉर्टेंट है और कितना हमें इसे जरूर लर्न करना है। ठीक है, और ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये परासरण भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। परासरण में आपको एक यहाँ पे चित्र भी बनाना है, वो मैं आपको अभी बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इन्हें बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप बनाना चाहना तो बना लेना। ठीक है, मैंने आपको ये समझा दिया। ठीक है, चलो इसे मैं रेस करता हूँ, फिर जो परासरण में हमें चित्र बनाना है वो मैं यहाँ पे चित्र फाइनली बनाता हूँ। ठीक है, चलो चित्र बनाते हैं परासरण का। तो परासरण का यहाँ पे हम चित्र बनाएंगे। मान लो ये हमारे पास कोई कंटेनर है। ठीक है, क्या है, हमारे पास कोई बर्तन है, उसमें मान लो यहाँ पे लगी है ये अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या लगी है, अर्धपारगम्य झिल्ली। यहाँ पे लिख लेंगे ये क्या लगी है, अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या लगी है, अर्धपारगम्य झिल्ली लगी है। ये जो बनी है, जो आपको ये दिखाई पड़ रही है, ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। इसमें एक तरफ क्या भरा है हमारा, शुद्ध विलायक। क्या भरा है, केवल शुद्ध विलायक। क्या भरा है, शुद्ध विलायक। मान लो वाटर भरा एक तरफ, इधर क्या भरा, शुद्ध विलायक। उसमें कुछ भी मिला नहीं है, केवल क्या है, शुद्ध विलायक। ठीक है, और इस तरफ हमारा भरा है विलयन। क्या भरा है, विलयन, मतलब उसमें विलय भी मिला है। इधर क्या भरा है, विलयन। क्या भरा है, विलयन भरा है। तो क्या होगा परासरण में, परासरण में क्या होता है, जो शुद्ध विलायक के कण हैं, मान लो ये शुद्ध विलायक के कण है, ये किधर जाएंगे, इसमें चले जाएंगे। शुद्ध विलायक के कण विलयन की तरफ मूव कर जाएंगे। ये शुद्ध विलायक के कण किधर मूव कर जाएंगे, विलयन की तरफ, और इधर आ जाएंगे। ठीक है, शुद्ध विलायक के कण थे वो विलयन की तरफ आ गए, किसके कारण, परासरण के कारण। ठीक है, ऐसे ही इधर से जो विलय के कण होंगे, मान लो ये विलय के कण है छोटे छोटे, ये भी इधर आना चाहते हैं, किसके कारण, विसरण के कारण। किसके कारण आना जा रहा है, विसरण के कारण। लेकिन क्या हो रहा है, ये जो झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली लगी है वो विलय के कणों को इधर उधर आने ही जाने नहीं देती है। यही तो होता है अर्धपारगम्य झिल्ली की खासियत। अर्धपारगम्य झिल्ली की खासियत यही होती है कि वो केवल विलायक के अणुओं को इधर उधर जाने देगी, विलय के अणुओं को इधर उधर जाने नहीं देती। इसी के कारण ये विलय के अणु इधर नहीं जा पा रहे हैं, जबकि विलायक के कण इधर जा रहे हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। तो एक बार परासरण फिर से समझ लेंगे। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः ही प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ये तनु तो है, ये शुद्ध विलायक है, इसमें कुछ मिला ही नहीं, तो तनु है, बहुत बहुत तनु विलयन है, और ये क्या है, सांद्र विलयन है। तो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर, ठीक है, स्वतः ही प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। परासरण के उदाहरण मैंने आपको बता दिए। छिलका उतरे अंडे को अगर आप जल में डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। अगर उसी अंडे को आप नमक के विलयन में डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ये किसके कारण होता है, परासरण के कारण। नोट करो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो, नोट करो, ओके, नोट करो। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे मूव करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। ठीक है, तो अगर आपने ये लर्न कर लिया तो आपको जो परासरण और विसरण है दोनों ही तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इस हेडिंग को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, और इसने हेडिंग का नाम क्या है, परासरण और विसरण में अंतर। ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा है अच्छे से वही हमें यहाँ पे स्पष्ट करना है कि जो परासरण होता है उसमें क्या क्या होता है, विसरण होता है उसमें क्या क्या होता है। तो लिखते हैं इसे परासरण में। तो इधर पहले तो पहला पॉइंट तो आप डिफिनीशन से लिख देंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, परासरण क्या होता है, विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, सांद्र
विलयन की और स्वतः ही प्रवाह, स्वतः ही प्रवाह, स्वतः माने अपने आप, स्वतः ही प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पीछे। तो ये हो गई हमारी परिभाषा किसकी? परासरण की। इधर आप किसकी परिभाषा लिख देंगे? विसरण की। तो विसरण की हमारी क्या परिभाषा होती है? इसमें किसके कण? विलेय के अणुओं का, विलेय के अणुओं का सांद्र विलयन से, और इसमें झिल्ली नहीं लगाई जाती है, सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर, तनु विलयन की और स्वतः ही प्रवाह, स्वतः ही प्रवाह विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इधर, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग होता है। इधर लिखेंगे, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग नहीं होता है। क्या लिखेंगे? इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग नहीं होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें विलायक के अणु, विलायक के अणुओं का प्रवाह होता है। किसका? विलायक के अणुओं का। इसमें विलायक के अणुओं का प्रवाह होता है, प्रवाह होता है। इसमें किसके अणु इधर से उधर जाते हैं? विलायक के अणु। इसमें विलेय के अणु, इसमें विलेय के अणुओं का प्रवाह, इसमें विलेय के अणुओं का प्रवाह होता है। ठीक है, इसमें किसके अणुओं का प्रवाह होगा? विलेय के अणुओं का। चौथा पॉइंट हम लिखेंगे, इसमें प्रवाह मतलब किसका प्रवाह? विलायक के अणुओं का। इसमें प्रवाह तनु विलयन से सांद्र की तरफ होता है, सांद्र की तरफ होता है। ठीक है, तो इसमें जो प्रवाह होगा वो तनु विलयन से किधर होगा? सांद्र की तरफ। तो इसमें क्या होगा? इसमें प्रवाह सांद्र से तनु विलयन की तरफ होता है, तनु विलयन की तरफ होता है। ठीक है, आप लोग मेरे वर्ड्स पे ध्यान दिया करो। ठीक है, तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि परासरण और विसरण में कोई 4 अंतर स्पष्ट करो। 5वां पॉइंट आप लिखना चाहें तो इधर परासरण का उदाहरण लिख देंगे और इधर किसका लिख देंगे? उदाहरण विसरण का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परासरण और विसरण में अंतर कंप्लीट हो जाएगा। मैं परासरण और विसरण को आपको एक बार पढ़ के अंतर अच्छे से सुना देता हूँ। तो परासरण की क्या परिभाषा होती है? परासरण में हमने क्या पढ़ा है कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः ही प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण। इसका उल्टा उधर क्या लिखेंगे? विलेय के अणुओं का सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर स्वतः ही प्रवाह क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रयोग होता है, विसरण में नहीं होता है। परासरण में किसके कण इधर से उधर जाते हैं? विलायक के कण। और विसरण में किसके कण इधर से उधर जाते हैं? विलेय के कण। चौथा पॉइंट है, परासरण में किधर से किधर बहते हैं कण? तो परासरण में तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ विलायक के कण बहते हैं। और इधर क्या होता है? सांद्र विलयन से तनु विलयन की तरफ क्या बहते हैं? विलेय के कण।
तो इसी के साथ ये हमारा समाप्त होता है परासरण और विसरण के अंतर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परासरण दाब पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कि क्या है हमारा दूसरा अनुषंग गुणधर्म भी है। तो इसी के साथ हम ओवर करते हैं अपने इस वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।